देखिए वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम क्यों किया जाता है, वैक्यूम मीटर क्या होता है, वैक्यूम मीटर के अंदर किस तरह से हम वैक्यूम को चेक करते हैं। तो वैक्यूम के फायदे और नुकसान मैं आपको दोनों इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैं जानते हैं कि मेरा चैनल एसी का काम सिखाने का है और मैं चाहता हूँ कि जो काम आपको कहीं 10 साल में नहीं सिखाया जा रहा वो आप यहाँ से 10 मिनट में सीख के जाएं वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। तो जानते हैं वैक्यूम क्या होता है। देखिए वैक्यूम होता है एयर रहित स्पेस, ऐसा स्पेस जहां से आपने एयर निकाल दी हो। समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं वैक्यूम करना। तो देखिए एसी के अंदर वैक्यूम क्यों किया जाता है। एसी के अंदर खाली मशीन के अंदर आपका खाली हर पाइप के अंदर हर जगह आपकी मशीन के अंदर खाली रेफ्रिजरेंट घूमे जिससे कि वो अच्छी कूलिंग करे। इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के मशीन को वैक्यूम करा जाता है कि जिससे आपका जो गैस है वो पूरी तरह से कूलिंग करे और आपकी मशीन में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए वैक्यूम किया जाता है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं करोगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए वैक्यूम मीटर क्या होता है। वैक्यूम मीटर के अंदर क्या रहता है कि डिजिट जो है वो हमारी उल्टी रिवर्स में चलती है, माइनस में, ठीक है। जैसे -10 20 70 ऐसे करके। तो ये होता है वैक्यूम मीटर, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें। अब वैक्यूम कितनी देर करना चाहिए, देखिए मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। मशीन को आप किस तरह की डिपेंड से वैक्यूम कर रहे हो। देखिए जैसे मान लीजिए आप स्प्लिट एसी इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के वक्त आपको आउटडोर जो है वो वैक्यूम नहीं करनी होती, क्योंकि आउटडोर में क्या है, ऑलरेडी गैस होती है। सिर्फ आपको क्या वैक्यूम करना होता है, उससे जुड़े हुए पाइप आउटडोर से इंडोर के लिए और हमारी इंडोर यूनिट कि इंडोर के अंदर। और जो पाइप हमने लगाए हैं उसके साथ 3 मीटर 5 मीटर 10 मीटर उसके अंदर जो है वो बाहरी गैस चली गई हैं। तो उन बाहर की गैसों को निकालने के लिए, जिससे उसके अंदर पूरा हमारा रेफ्रिजरेंट अच्छे से कूलिंग करे, वैक्यूम करा जाता है। उन गैसों को बाहर निकालने के बाद ही आउटडोर से गैस खोली जाती है। तो ये होता है वैक्यूम करने का फायदा। अब देखिए जो वैक्यूम का टाइम है, अगर स्प्लिट एसी आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा देर वैक्यूम नहीं करना है। आपको वैक्यूम पंप चलाना है। आपको जो आपका वैक्यूम पंप होगा, आपको पता रहेगी कि हम 10 मिनट चलाते हैं 15 मिनट चलाते हैं तब भी हमारा वैक्यूम पंप 60 50 या 40 से नीचे कभी नहीं ला पाता मशीन को। तो आप जैसे ही वैक्यूम पंप चलाओगे स्प्लिट एसी के अंदर, क्योंकि आपको आउटडोर नहीं वो करनी है वैक्यूम, समझ रहे हो, इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना। तो जैसे ही आप वैक्यूम पंप को चलाओगे तो 2-4 मिनट के अंदर ही इंडोर और पाइप दोनों एक साथ में वैक्यूम कर देगा, क्योंकि आप आउटडोर को नहीं वैक्यूम कर रहे हो। समझ में, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ज़्यादा देर नहीं चलाना होता है उस समय वैक्यूम पंप। आप जैसे ही आप अपना नोट कर लो कि हमारी मशीन 50 या 60 से नीचे नहीं ला पाती, तो जैसे ही 50 और 60 आपका वैक्यूम मीटर शो करेगा, उसके 10-5 सेकंड बाद वैक्यूम पंप बंद करके आप गैस खोल दीजिए। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये रहा वैक्यूम करने का तरीका, आप समझ गए। तो वैक्यूम मीटर आप देख ही चुके हैं। वैक्यूम मीटर में 2 तरह की डिजिट होती है अक्सर, जो कंपाउंड गेज रहते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। वैक्यूम मीटर भी 2 तरह के होते हैं, एक खाली वैक्यूम करने वाला और एक कंपाउंड गेज, जिसके अंदर आपको वो प्रेशर भी दिखाएगा। तो जो एसी वाले हैं अधिकतर वो सब कंपाउंड गेज ही यूज करते हैं, ठीक है। अधिकतर मैकेनिक तो हाई प्रेशर गेज भी नहीं यूज करते मैनीफोल्ड गेज के साथ। हालांकि मैनीफोल्ड गेज अच्छी चीज है अगर यूज करो तो। नहीं तो अगर आपको प्रॉपरली यूज करना आता है कंपाउंड गेज, तो आप बिना मैनीफोल्ड गेज के भी पूरा काम वैसे ही कर सकते हो जैसे आप उससे करोगे। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है सिंगल मीटर यूज़ करने में भी। अब देखिए ये जो है बात रही वैक्यूम की। अब वैक्यूम ना करने से क्या होता है, देखिए अगर आप वैक्यूम नहीं करोगे तो क्या है, जो बाहर की गैस आपकी मशीन के साथ आपने खोल दी है, उसकी गैस खोल दी है स्प्लिट एसी की, तब आपका स्प्लिट एसी कुछ परसेंट कूलिंग कम करेगा। क्योंकि जहाँ पर आपका खाली रेफ्रिजरेंट चलना चाहिए, वहाँ पर रेफ्रिजरेंट के साथ में जो बाहर की गैस मिक्स हो गई है, जब वो चलेगी, क्योंकि बाहर की गैस कूलिंग नहीं बनाती, कूलिंग तो रेफ्रिजरेंट बनाता है, तो आपकी मशीन की कुछ परसेंट कूलिंग कम हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पाइप कितने लंबे हैं, आपकी मशीन कितने गैस की है, उसके साथ कितने परसेंट बाहर की गैस मिक्स हुई है। समझ में आ रही है? क्योंकि अगर एक बार बाहर की गैस आपकी मशीन के साथ मिक्स हो गई तो उसको फिर बाहर की जो गैस आपकी मशीन में मिक्स हुई है गैस के साथ, वो निकाली नहीं जा सकती। अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरी गैस निकाल कर ही दोबारा से गैस चार्ज करनी पड़ेगी, तब आपकी प्रॉब्लम जाएगी। और देखिए इससे दिक्कत किस तरह की आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के वक्त आपकी मशीन कूलिंग नहीं कर पाएगी, आपका रूम ठंडा नहीं होगा, या अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आपकी मशीन उस गर्मी को झेल नहीं सकती तो आपका कंप्रेसर ट्रिप कर देगा, आपकी मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है।
तो वैक्यूम ना करने से इस तरह की प्रॉब्लम आपके स्प्लिट एसी के साथ आएगी। प्लस जितनी परसेंट गैस उसके साथ गई है आपकी, देखिए जितनी परसेंट बाहर की गैस आपकी रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो गई है, उतनी ही परसेंट कूलिंग तो होगी नहीं, पर कंप्रेसर बराबर उस गैस को चलाएगा, तो उससे आपका 1% 2% बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखिए बात रही गैस चार्जिंग की, तो गैस चार्जिंग के वक्त अक्सर कहते हैं कि जी 15 मिनट आधा घंटा वैक्यूम करना चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है जब हम जो गैस चार्ज करते हैं वो सक्शन वाले पाइप से करते हैं। मैं आपको पहले भी ग्राफ दिखा चुका हूँ कई बार बना करके कि एसी हमारा किस तरह का होता है। तो जो सक्शन एरिया होता है उसका पाइप हमारा डायरेक्ट मोटा पाइप का एरिया हमारे वैक्यूम पंप से जुड़ता है, लेकिन सक्शन के बाद हमारा जो है वो एक जगह पर कैपलरी होती है और दूसरा हमारा कूलिंग कॉइल के बाद कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर की तरफ से लीक बैक अगर है तो वहाँ से भी टाइम लगेगा गैस को खींचने में, और दूसरी तरफ हमारा क्या है कैपलरी। तो कंडेंसर के बाद कैपलरी और दूसरी तरफ कंडेंसर के कंप्रेसर है, जिसकी वजह से जो कंडेंसर के अंदर जो हमारा एयर है वो हमारी टाइम लेगी खींचने के अंदर, क्योंकि कैपलरी से धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मशीन को अक्सर लोग बाग 10 से 15 मिनट कम से कम वैक्यूम करते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्प्लिट एसी इंस्टॉल कर रहे हो तो आप, क्योंकि आउटडोर इंस्टॉल नहीं कर रहे, उसमें आपको कंडेंसर नहीं करना, उसमें आपको कंप्रेसर वैक्यूम नहीं करना, आपको सिर्फ इंडोर करनी है। और इंडोर का जो है वो बहुत ही छोटा एरिया है जो कि जल्दी उसमें कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास आपको कैपलरी और कंडेंसर बीच में नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी इंडोर से या पाइप से गैस आने में उसमें बाधा बन रही हो, जिससे आपके स्लो स्लो वैक्यूम हो रहा हो। वहाँ पे आपको फुल स्पीड में वैक्यूम हो जाता है, समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको ज़्यादा वैक्यूम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप चाहे विंडो एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, उसमें कैपलरी होती है बीच में, इसलिए कैपलरी की वजह से आपको वैक्यूम देर तक करना पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है आपको ज़्यादा देर तक वैक्यूम करने का। तो देखिए आप समझ गए ना वैक्यूम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम वो जगह है जहां से एयर निकाल दी गई हो। ठीक है, केवल गैस चलाने के लिए हमें एसी को वैक्यूम करना होता है। और देखिए मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं, आपने फ्रिज के अंदर गैस चार्ज कर दी विदाउट वैक्यूम, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है जब कूलिंग शुरू होती है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा ये बाहरी गैस है इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, मॉइस्चर का मतलब आप समझ ही गए होंगे पानी से है। जब हमारा रेफ्रिजरेंट उस समय जा करके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करता है, तो जो मॉइस्चर होता है वो वहां पर बर्फ बन के अंदर ही जमने लग जाता है। किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब फ्रीजर के अंदर, जहां पर हमारा हम आइस जमाते हैं। और वहां पर ना आइस चॉकिंग आ जाती है और हमारा फ्रिज जो है वो कूलिंग करना बंद कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि जब आप फ्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दोगे और उसकी सारी जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी अंदर से रेफ्रिजरेटर के, रेफ्रिजरेटर दोबारा से कूलिंग शुरू कर देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब उसके अंदर फिर से बर्फ जम जाएगी तब वो दोबारा से कूलिंग बंद कर देगा। अब ये जो मैं आइस चॉकिंग बता रहा हूँ ये आप जानते हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये फ्रीजर के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो पतला सा एरिया होता है जिसके अंदर गैस चलती है। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सोचो कि मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ आती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है वैक्यूम ना करने की वजह से। और फ्रीजर के अंदर भी आपने अगर वैक्यूम पूरी तरह नहीं करा तो